अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिजनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत अच्छे, बहुत फ़्रेश मूड में हूँ। और क्यों हूँ? क्योंकि जनाब यहाँ हुई है बहुत ज़्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश। थोड़ी देर हुई लेकिन अच्छी खासी बारिश हुई और आजकल बारिशों का मौसम है तो तकरीबन रोज़ाना ही या एक दो दिन के वक्फे से बारिश हो रही है। तो मौसम बहुत खुशगवार है तो उसके साथ साथ मूड भी खुशगवार है। बारिश में भीग कर तो मूड वैसे ही खुशगवार हो जाता है। जी मुझे मालूम है सबको बारिश पसंद नहीं होती, लेकिन अक्सरियत को बारिश पसंद होती है। और बारिश जिन्हें पसंद नहीं है उनके पास भी ढेर सारी वजूहात हैं, वो मैं समझ सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो मुझे तो बहुत पसंद है बारिश, और मैं बारिश जब होती है तो मेरा बस नहीं चलता कि फ़ौरन से निकल कर जो है वो बारिश में भीग आऊँ। लेकिन हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता, तो फिर जब मुझे मौका मिलता है बहरहाल मैं बारिश में भीग कर आती हूँ। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है, बारिश बहुत ज़ोरदार किस्म की हुई और सुबह सुबह हुई, बहुत पुरसुकून माहौल था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मूड जो है वो बहुत खुशगवार हो गया। मुझे पानी वैसे भी बहुत पसंद है, पानी के करीब रहना, पानी से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इससे बच्चों वाली बात, लेकिन अब है बचपना तो क्या किया जाए। तो बारिश जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा होता है बारिश में भीगकर, जैसे बारिश हमारे ऊपर से होती हुई हमारे अंदर से धो देती है। बाहर से बरसती है लेकिन हमें अंदर से साफ़ शफाफ और उजला कर देती है। ऐसे लगता है जैसे बारिश सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें और सारी जो है वो बुरी यादें जो है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है और हम एकदम से निखर जाते हैं, धुल जाते हैं, अंदर बाहर हमारा जो है वो बिल्कुल उजला हो जाता है। और बहुत अच्छा लगता है जब बारिश की बूंदें पहली बार जब पड़ती हैं और उनकी ठंडक जो हमारे अंदर उतरती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे बस किसी ने तपती जलती ज़मीन पर जो है ना बर्फ़ के छींटे डाल दिए हों, ऐसा महसूस होता है। और इतनी गर्मी में तो सच में ऐसा ही महसूस हुआ है। जब बारिश हुई है तो बहुत अच्छा लगा। इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि बस बहुत बुरा लग रहा था। दिल चाह रहा था जल्दी से सर्दियां आ जाएं और ये पसीना जो हर वक्त आया रहता है इससे जान छूट जाए। लेकिन हर वक्त हर चीज़ तो मुमकिन नहीं ना, सारे मौसम ज़रूरी हैं। तो हर मौसम ही अच्छा है, हर मौसम की अपनी खूबसूरती है और हर मौसम के अपने अपने फ़वाइद हैं। तो यकसानियत से हम लोग वैसे भी घबरा जाते हैं। इंसान बहुत नाशुक्रा है कि एक जैसी रूटीन से, एक जैसे मामलात से, एक जैसे मौसम से, एक जैसे खाने से, हर एक जैसी चीज़ से उकता जाता है, हत्ता कि बहुत ज़्यादा एक जैसी मोहब्बत से भी उकता जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ प्यार हो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, वहाँ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए। इससे जो है ना दोबारा से रिश्ता जो है तरोताज़ा हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है बातें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा बोलती जा रही हूँ और असल बात भूल गई हूँ कि मुझे नावल की रिकॉर्डिंग करनी है। तो जनाब चलिए नावल की जानिब बढ़ते हैं। नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। नावल का नाम है शाम रंग स्याह और इसकी मुसन्निफ़ा हैं एमल रज़ा। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 14। अपनी चुंधी चुंधी आँखों को मसलता हुआ दिन बेदार होने की तैयारी कर रहा था। रात के स्याह रंग फना होते होते जैसे बका से जा मिले थे। सवेहते के दरख्तों पर सूरज की किरणें बड़ी आहिस्ता रवि से उतर रही थी। वह लंबे सीधे दरख्त जो अंधेरे में सरपट भागते हुए जिन्नों के मुशाबा लग रहे थे, अब सुबह की रोशनी में जब वाज़े हुए तो सबीन को लगा था जैसे कोहकाफ से निकाल कर वापस दुनिया में भेज दी गई हो। न जाने कितने जिन्नात को वो पीछे छोड़ आई थी। आगे क्या था वो नहीं जानती थी। वो सफ़र था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। सबीन को ऐसे लग रहा था जैसे वो बचपन से लेकर अब तक मुसलसल सफ़र ही सफ़र किए जा रही है। उसने ज़िंदगी भर कहीं पड़ाव डाला ही नहीं है और ना ही उसे अभी तक मंजिल मिली है। कोच आरामदेह थी लेकिन ये अंदर की बेचैनी थी जिसने सबीन को बेचैन किया हुआ था। खिड़की से सर टिकाए वो पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। बाहर के पुरफिज़ा मनाजिर उसके अंदर की फ़िज़ा को प्रागंदा कर रहे थे। उसकी सांस घुट रही थी। यकलख्त कोच ने ब्रेक मारी। सबीन हड़बड़ाकर ऐसे चौंकी जैसे उसने गोली चलने की आवाज़ सुन ली हो। क्या हुआ? पास बैठे मीरान ने प्यार से पूछा था, जबकि वो जानता था कि सबीन को क्या हुआ है। सबीन हौंक बनी दाएं बाएं देखने लगी थी। बस ने स्टे किया है, क्या तुम नीचे उतरोगी? जवाबन उसने ना में सर हिलाया था। मैं पानी की बोतल भर कर लाता हूँ, मीरान कहकर बाकी मुसाफिरों के साथ नीचे उतर गया था। सबीन ने फिर से बंद खिड़की के शीशे पर सर टिका दिया था। पिछले 2 दिनों से वो दोनों मुसलसल सफ़र कर रहे थे। डैनी की कॉल के अगले ही मिनट वो दोनों घर से बाहर थे। मीरान ने घर में मौजूद सारी रकम पकड़ ली थी और सबीन के हाथ में जितने भी कपड़े वगैरह आए थे वो उसने एक बैग में डाल लिए थे।
अब ये थोड़ा सा सामान लेकर वो न्यूयॉर्क से मीलों दूर जा रहे थे, अपने नए घर से मीलों दूर, अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए, दुनिया से अलग थलग एक सुनसान गोशे में, जहाँ कोई डॉन पीटरसन नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई टीम नहीं थी और ना ही कोई फ़िक्र। डैनी ने उसकी बहुत मदद की थी। उसने गैब्रियल का पता दिया था। गैब्रियल मेरा जानने वाला है, तुम दोनों वहाँ महफूज रहोगे। सबीन को डैनी पर इतना ही एतबार था जितना वो अपने बाबा पर कर सकती थी। डैनी ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, इसीलिए वह सोचे बिना कि डैनी भी उसी गैंग का हिस्सा है, उसके बताए पते पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। न जाने हालात अब कब उनके लिए साजगार होने वाले थे, ये मुश्किल कब उनके सर से टलने वाली थी। सोच सोच कर वो पागल हो रही थी। उसने तो अपने नए घर में अपनी एक अलग जन्नत बसा भी ली थी। फिर ये किन गुनाहों की सज़ा थी कि वो जहन्नुम में धकेली जा रही थी। अब ये सब कैसे ठीक होगा मीरान? उसने पास बैठे मीरान से पूछा था, लेकिन मीरान वहाँ नहीं था। सबीन ने घबराकर सारी बस में नज़रें दौड़ाईं। मीरान वहाँ कहीं भी नहीं था। परेशानी में वो भी बस से नीचे उतरी थी। मीरान उसे सामने से आता हुआ नज़र आया था। तुम कहाँ चले गए थे मीरान? वो उसके गले लगकर रोने लगी थी। पानी लेने, तुम्हें बताया तो था। नहीं, तुमने तो मुझे नहीं बताया। मीरान हैरान होता अगर ये पहला वाक़या होता। पिछले 2 दिनों से वो अजीबोगरीब हो चुकी थी। सोते में उठकर रोने लगती थी। मीरान को अपने पास से उठने ना देती थी। अगर वो कहीं दाएं बाएं होता तो वो खड़े खड़े ही गश में जाने लगती थी। 2 दिन से वो लोग सफ़र में थे। ये सफ़र रकबा का कम और ज़हनी आजमाइश का ज़्यादा था। जूं जूं सबीन अपने घर से दूर जा रही थी, उसकी अक्ल समझ उसका साथ छोड़ती जा रही थी। वो अपने सारे हवास जैसे अपने घर में ही छोड़कर बाहर निकली थी। बूढ़े गैब्रियल का घर रुबाब के खेतों में वाक़या था। अर्गवानी और गहरे सब्ज़ रंग की रुबाब से भरे खेतों के ऐन दरमियान में, जहाँ पहुंचकर सबीन ने खुलकर सांस लिया था और ख़ुद में एक अरसे के बाद तवानाई महसूस की थी। 3 दिन के थका देने वाले चोरों जैसे सफ़र के बाद वो लोग वहाँ पहुँचे थे। पिछले 3 दिनों से वो सांस भी डर डर कर ले रही थी, जैसे उसके तेज़ सांस लेने की खबर भी ग्रुप को हो जाएगी और वो उसे और मीरान को चांद से मार देंगे। उसे अपनी कहाँ परवाह थी? परवाह थी अपनी जान की, मीरान की। गैब्रियल ने उन्हें ऐसे पनाह दी थी जैसे मुर्गी अपने नौज़ायदा चूज़ों को अपने परों में छुपा लेती है। वहाँ वैसे भी दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। बड़ी सड़क से कोई गाड़ी उसके घर तक आती भी तो 15 मिनट पहले ही नज़र आ जाती थी, और ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं थी। फिर उस जगह पर इतनी खामोशी थी कि गाड़ी का शोर भी दूर से ही सुनाई दे जाता था। रुबाब के लिए मौजू तरीन जगह उनके लिए भी मुफीद साबित हुई थी। दिन और रात के हर पहर में वो सब खरगोश की तरह चौंकते रहते थे। गैब्रियल ने दोनों को एक अलग और घर का खूबसूरत तरीन कमरा दिया था। ये कमरा मेरा और मेरी बीवी का था। मेरी बीवी ने इसे बहुत चाहत से सजाया था। अब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो उसकी रूह को सुकून मिलेगा। बूढ़े गैब्रियल की इस नवाजिश के बदले में दोनों के पास फीकी मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं था। वह दोनों अपने घर से अपना किसी भी तरह का असासा लेकर बाहर नहीं निकले थे। दोनों गैब्रियल और उसकी बीवी के कमरे में रहने लगे थे, जहाँ सबीन गैब्रियल की मरहूम बीवी की रूह को महसूस करते हुए हर वक्त डरी सहमी रहती थी। मीरान उसे खुद से लिपटाए रखता था, फिर भी वो सारी सारी रात खौफ से कांपती रहती थी। मीरान बैक वक्त 2 चीज़ों से निबरत आजमा था, बेरोज़गारी से और सबीन की नफसियाती कैफियत से। सबीन, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं होगा हमें, खुदा पर यकीन रखो। मीरान की बातों और दिलासों का असर होने में बड़े दिन बीत गए थे। सबीन रफ्ता रफ्ता फिर से सुकून और मोहब्बत महसूस करने लगी थी, जब एक दिन अजीब बात हुई थी। तुम दोनों नीचे तय खाने में चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर ना आना। बूढ़े गैब्रियल ने बड़ी सड़क पर 3 स्याह गाड़ियों की उड़ती धूल को देखते हुए दोनों को तय खाने में धकेला था। बड़े तख्तों से ढके चौबी तय खाने में इतनी खामोशी थी कि बाहर न्यूक्लियर बम भी फट जाता तो शायद अंदर आवाज़ ना आती। सबीन ने मीरान का हाथ इतनी मजबूती से थाम रखा था कि मीरान के बाजुओं में उसके नाखून पेवस्त हो गए थे। मीरान उसके बालों में हाथ फेर रहा था। कुछ नहीं होगा सबीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और खुदा हमारे साथ है। और वो क्या कहती कि वो भी उसके साथ है, लेकिन उसके साथ बदकिस्मती है। न जाने कितने पहर गुजर चुके थे। बूढ़े गैब्रियल ने उन्हें वापस ऊपर आने के लिए ना तो आवाज़ दी थी और ना ही तख्ते हटाए थे। तकरीबन 8 घंटों के सख्त अज़ियतनाक इंतज़ार के बाद मीरान ने हिम्मत करके थोड़ा सा तख्ता हटाया था और फिर वहीं गिरते गिरते बचा था। बूढ़ा गैब्रियल चौबी फर्श पर औंधा पड़ा था और उसके सर से खून निकलकर पूरे फर्श पर फैल चुका था। बूढ़े गैब्रियल को कत्ल कर दिया गया था। ज़िंदगी एक ऐसी सुरंग बन गई थी जिसका बस एक ही सिरा था। दूसरी तरफ से सुरंग बंद थी। आगे अंधेरा ही अंधेरा था और पीछे के रास्ते वो दोनों खो चुके थे। 3 माह उन दोनों ने किस तरह गुजारे थे,
ये कुछ वो ही जानते थे। रबीका को बहुत मुश्किल से ख़त लिख दिया गया था कि वो चेरी के बागात में ही रहे, घर जाने की कोशिश ना करे, वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वहाँ से अजीब खबर आई थी कि रबीका नाम की कोई भी औरत वहाँ ना तो रह रही है और ना वहाँ आई है। ऐसे मुश्किल हालात में रबीका की तरफ से मिलने वाली इस खबर ने दोनों को मज़ीद परेशान कर दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ये भी जानते थे कि रबीका जहाँ भी है अपनी मर्ज़ी से है और अब जब भी वापस आएगी अपनी मर्ज़ी से आएगी। इन 3 माह में वो 3 मुख्तलिफ लोगों के घर रहे थे। उन 3 लोगों के पास सबीन को डैनी ने ही भेजा था, लेकिन वो इन दिनों इतनी बदकिस्मत वाक़ हो रही थी कि अपने साथ साथ उसने 3 लोगों की ज़िंदगी भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एलिज़ाबेथ एक वर्किंग लेडी थी। उसकी बेटी प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी और वहाँ ही हॉस्टल में रहती थी। बहुत पहले एलिज़ाबेथ ने टीम के लिए काम किया था, लेकिन अब एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने सबीन और मीरान को बखुशी अपने घर में रहने को जगह दी थी और वो उन दोनों का ऐसे ख्याल रख रही थी जैसे अपनी बेटी और उसके शोहर का रख रही हो। लेकिन फिर एक दिन एलिज़ाबेथ को कॉल आई कि उसकी बेटी को प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से अगवा कर लिया गया है और तावान की सूरत में एलिज़ाबेथ को मीरान और सबीन को उन तक पहुंचाना होगा। एलिज़ाबेथ ऐसी खुदगर्ज तो नहीं थी, लेकिन कुदरती तौर पर उसे अपनी बेटी से ज़्यादा सबीन से प्यार नहीं हो सकता था। उसने बहुत चालाकी और थोड़ी मक्कारी से सबीन और मीरान को एक कमरे में बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था और टीम को इतला कर दी थी कि वो आकर अपना तावान ले जाएं। सबीन और मीरान को कुछ समझ में ही नहीं आ सकता था अगर एक बार फिर से बरवक्त डैनी की कॉल ना आ जाती। बंद कमरे से वो दोनों खिड़की तोड़कर बाहर भागे थे। सबीन को एलिज़ाबेथ की हरकत पर दुख नहीं हुआ था। उसकी जगह वो होती तो वो भी यकीनन ऐसा ही करती, या शायद इससे भी बुरा। उसके बाद वो ईडन के पास गए थे और फिर कैलोन के पास। गैब्रियल और एलिज़ाबेथ की तरह उन दोनों ने भी कभी टीम के लिए काम किया था। डैनी उन्हें जानता था। वो अपने जानने वालों की मिन्नत समाजत करते हुए सबीन और मीरान को बचाता फिर रहा था। न जाने डैनी को सबीन से क्या उनसियत हो चुकी थी कि वो खुद को उसका गार्जियन समझे हुए था। सबीन इस कदर तंग हालात में भी डैनी की कोशिशों को सराहना नहीं भूली थी, लेकिन सारी कोशिशें रायगा गई थी। ईडन और कैलोन के घरों में भी कमोबेश ऐसे ही वाक़यात हुए थे जो गैब्रियल और एलिज़ाबेथ के घरों में हो चुके थे। ऐन वक्त पर वो दोनों अपने मददगारों की जानों को अजाब में डालकर खुद वहाँ से फ़रार हो जाते थे। सबीन समझ रही थी कि वो अपनी अकल और डैनी की मदद की वजह से ग्रुप से बच रही है। डैनी भी यही समझ रहा था कि वो सबीन की मदद कर रहा है, अपनी तरफ से उसे बचा रहा है। उसी की वजह से सबीन अभी तक मौत से महफूज है। लेकिन दोनों ही नहीं जानते थे कि दोनों ही एक तीसरे हाथ में कठपुतली बने हुए थे। वो तीसरा हाथ दोनों को बहुत तरीके से चला रहा था। उसी ने डैनी को बारी बारी गैब्रियल, एलिज़ाबेथ, ईडन और फिर कैलोन का नाम बताया था। फिर उसी ने चारों को बारी बारी मरवा भी दिया था। सबीन को कोई गज़न पहुंचाए बिना भागने देना भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। वो खुद को जाहिर किए बिना बहुत अच्छे से दोनों के साथ खेल खेल रहा था और इसकी दोनों को ही खबर नहीं थी, ना सबीन को और ना ही डैनी को। पसंदीदा ख्वाब आँखों के हों तो ये सुलाते बहुत हैं और ज़िंदगी के हों तो ये रुलाते बहुत हैं। उन्हें मौत जैसी नींद और मातम जैसी आहों से बहुत प्यार होता है। नींद वाले ख्वाब घर के आंगन में खिले हुए फूल की मानिंद होते हैं। उनकी खुशबू और उनका वजूद आपकी दस्तरस में होता है। और ज़िंदगी वाले ख्वाब नदी के राजहंस की तरह होते हैं, जो खुशनुमा तो हैं, जिसको थामने को दिल भी करता है। लगता ऐसा ही है कि उसका वजूद और उसकी परवाज़ आपकी दस्तरस में है, लेकिन करीब जाने पर उसके नोकीले पंजे हाथों में चुभ जाते हैं, जो नींद वाले ख्वाबों के फूल के कांटों से ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक होते हैं। राजहंस जितना मर्जी भला मानस हो, भक्त हो, दरवेश परिंदा गर्दाना चाहता हो, लेकिन आसानी से काबू में नहीं आता। ख्वाब सादा हों, नेक हो, मुजरिमाना हो, उनकी तकमील परवाज़ इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं होती। और फिर मेरे ख्वाब तो रहे भी इस कदर अजीबो गरीब हैं कि मुझे लगता है कि मैंने इनकी ताबीर को पूरा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि शेर से पंजा आजमाई की है। सबीन भागते भागते इस कदर थक चुकी थी कि अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि वो अपने पाँव के छालों पर मरहम ही रख सकती। दोनों के पास जितने पैसे थे सब ख़त्म हो चुके थे। जितने कपड़े थे वो पहन पहन कर अपनी असलियत खो चुके थे। मीरान सबीन को तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी ज़हनी हालत क्या थी वो उसकी ज़ाहरी हालत से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसका हेयर कट ख़राब हो चुका था। काफ़ी दिनों से उसने उसे तरशवाया नहीं था। उसकी शेव भी बेतरतीबी से बड़ी हुई थी। जितने मुश्किल दिन वो काट रहे थे, ऐसे में इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाता भी था तो टाल दिया जाता था। सबीन घुट घुट कर रो रही थी। क्या खुदा ने उसकी तौबा कबूल नहीं की थी जो वो इस मुश्किल में गिरफ़्तार हो गई थी? उसे अम्मा की वो सारी दुआएं याद आ रही थी जो अम्मा ने सोते जागते में
اس کی حفاظت اور خوشیوں کے لیے کی تھی۔ کیا خدا نے کسی ایک دعا کو بھی قبول نہیں کیا تھا؟ بابا ہر جمعے کو عبادت سے واپسی پر سبین کے چہرے پر پھونکے مارا کرتے تھے۔ کیا وہ جمعے کی برکت سے خالی تھیں یا وہ پھونکے زہریلی تھیں؟ رو رو کر وہ ادموئی ہو چکی تھی۔ میران اسے چپ کروا کر تھک چکا تھا۔ وہ اسے سنبھالتے سنبھالتے اس قدر تھک چکا تھا کہ اب بیزار ہونے لگا تھا، اور سبین خود کو میران کی مشکلات کا مجرم سمجھتے ہوئے اب دیوانی ہونے لگی تھی۔ سبین، میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے 10 چکر پورے کر لو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ ڈینی الگ سے مورد الزام دے رہا تھا۔ سبین کے پاس جواب دینے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ خدا کے قرب کی متلاشی ہو چکی ہے؟ اب اسے کسی معاہدے کا پاس نہیں رہا تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے ہٹ میں رہ رہے ہیں ڈینی۔ یہاں نہ کوئی بستر ہے اور نہ ایسا کہ جس کے بلبوتے پر میں کہہ سکوں کہ یہاں گھر جیسا ماحول ہے اور میں سکون میں ہوں۔ در حقیقت ہم بے حد بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں ہی گھر کو ترس چکے ہیں۔ سبین تقریباً ڈینی کے آگے رو دی تھی۔ ایسے میں تمہارے پاس بس ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے سبین۔ میں وہ کام پھر سے نہیں کروں گی ڈینی۔ میں وہ بات نہیں کر رہا۔ پھر امریکہ میں ایک ہی شخص ہے جو تمہیں ڈان اور گروپ سے بچا سکتا ہے۔ وہی اب تمہیں اپنی پناہ میں لے کر تمہاری زندگی کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ کون ہے وہ؟ ایڈم راہل۔ اور ڈینی کہاں جانتا تھا کہ اس کا سبین کے سامنے ایڈم راہل کا نام لینا بھی تیسرے ہاتھ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ ڈینی کو یہ نام اسی لیے تو بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے کہ ڈان پیٹرسن سبین کو حاصل کرے، سبین خود ہی ایڈم راہل تک پہنچ جائے۔ ڈان پیٹرسن اور ایڈم راہل کو تباہ کرنے کی شطرنج کے خانوں میں پیادے اب کی بار بڑے آرام سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا؟ پیٹرسن نے جیفرسن سے پوچھا تھا۔ جیفرسن خاموش کھڑا رہا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے اس سوال کے جواب پر اس کے پاس بس ایک ہی چیز تھی، خاموشی۔ بولو جیفی، تم نے تو کہا تھا کہ آج ہر صورت وہ یہاں ہوگی۔ پیٹی، وہ نہ جانے کس نے اسے پناہ دی ہوئی ہے۔ ہمارے آدمی تو اسے ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ جہاں سے اطلاع ملی ہمارے آدمی وہاں گئے۔ پہلے گیبریل کے پاس، پھر ایلزبتھ، ایڈن اور پھر کیلون کے پاس، لیکن اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ نکلتی تھی، ایسے جیسے اسے خود سے الہام ہو جاتا تھا کہ ہم اس تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ الہام نہیں ہے، ضرور کوئی ملا ہوا ہے، ضرور کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ کوئی مدد نہیں کر رہا پیٹی، تم اتنا منفی مت سوچو، جیفرسن نے جلدی سے کہا تھا۔ پھر وہ لڑکی کیسے اچانک سے غائب ہو جاتی ہے؟ ہمارے گینگ کے 10,000 آدمیوں کو وہ اکیلی لڑکی جل دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ہوتا تو میں تمہاری بات مانتا بھی، لیکن اکیلے انسان کی اتنی ہمت، یہ ناممکن ہے۔ موت کے خوف نے اس میں یہ ہمت پیدا کی ہے پیٹی۔ اسے مارنا چاہتا ہی کون ہے؟ اس نے بے اختیار ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات تو اسے تبھی سمجھائی جا سکتی ہے نا جب وہ ملے۔ تو اس سے ملو، ڈھونڈو اسے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اور اگر نہیں ہو پا رہا تم سے یہ کام تو بتاؤ مجھے۔ میرے خیال سے مارک اس کام کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لے گا۔ پیٹرسن نے براہ راست جیفرسن کی بے عزتی کی تھی، اس کے سامنے مارک کا نام لیا تھا، جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ جیفرسن مارک سے چڑھتا ہے۔ مجھے بس 2 دن اور دو پیٹی۔ پیٹرسن نے ہلکے سے سر ہلا کر سگار کو سلگایا تھا۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو تم اس کے لیے اس قدر بے چین ہو گئے ہو؟ جیفرسن اس کی بے چینی کی حد کو ماپنا چاہ رہا تھا، اس کی بے قراری کو پرکھنا چاہتا تھا۔ پیٹرسن نے سگار کے لمبے کش لیے تھے۔ گرینڈ فادر نے ایک بار کہا تھا کہ جو چیز تمہیں کمزور کرے اسے اپنی طاقت بنا لینا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ سبین کی وجہ سے میں پچھلے کئی ہفتوں سے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا، اسی لیے میرے مطالبے کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا ہوں۔ سر، آفس سے فون آیا ہے، جان کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکی فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ایڈم کے خاص ملازم جیمز نے کمرے میں آ کر کہا تھا۔ میں اس وقت کسی سے ملنے کے موڈ میں نہیں ہوں، پیٹرسن نے 2 ٹوک انکار کر دیا تھا۔ سر، جان نے بھی پہلے اسے منع ہی کیا تھا، لیکن بقول اس کے وہ لڑکی بہت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کا ایڈم راہل سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ نہ جانے اس پیغام میں کیا تھا کہ پیٹرسن سمیت جیفرسن کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا نام بتایا اس نے؟ پیٹرسن کی بجائے جیفرسن نے پوچھا تھا۔ سبین، جیمز نے بتایا تھا، اور پیٹرسن کا کش درمیان میں ہی رک گیا تھا۔ وہ لڑکی جو پچھلے 3 مہینوں سے ڈان پیٹرسن سے چھپتی پھر رہی تھی، خود بخود ایڈم راہل کی گود میں آ گری تھی۔ تمہیں گرینڈ فادر کی کہانی پر نہیں چلنا چاہیے بیٹی، تمہیں اپنی کہانی خود بنانی پڑے گی۔ وہ لڑکی ڈان پیٹرسن سے نہیں، ایڈم راہل سے ملنے آئی ہے، جیفرسن نے خوش ہو کر کہا تھا۔ ہاں، میں سمجھ گیا۔ اس نئی کہانی میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا بیٹی، پورا۔
जेफरसन ने खलाओं में देखते हुए खुद से कहा था। 4 माह की सख्त अजियत के बाद वो एक बार फिर से अपने ड्रीम लैंड में वापस आ गए थे। इतना लंबा अरसा दरबदर की खाक छानने के बाद वापस घर आना ऐसे ही था जैसे बंजर ज़मीन पर फूलों का उग जाना। सबीन को तो लगने लगा था कि अब वो दोबारा अपने इस घर की शक्ल नहीं देख सकेगी जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था, लेकिन शुक्र खुदा का कि एडम राहिल की वजह से ये मुमकिन हो गया था। एडम राहिल ने सबीन की हिफाजत के लिए अपने 2 आदमी भी दिए थे जो हरदम उनके घर के बाहर खड़े रहते थे। सबीन अब कदरे सुकून महसूस कर रही थी। करीब से देखने में कैसे हैं सर एडम? वॉशरूम से बाहर निकलते हुए मीरान ने पूछा था। एक अरसे बाद वो भी अपनी जून में वापस आया था। फरिश्ते का इंसानी रूप, वो उसे याद करते हुए बोली थी। वो इस कदर हसीन है मीरान कि उनके सामने बाकी सब बदसूरत लगने लगते हैं। वो ऐसे पाकीज़ा हैं कि उसके मुकाबले में सबका वजूद नापाक लगने लगता है। मुझे हमेशा से किसी वली को देखने की आरज़ू रही है और सर एडम को देखने के बाद वो आरज़ू अब तशना नहीं है। क्या कोई इस कदर साफ दिल भी हो सकता है? मुझे तो वो दरवेश लगे जो समा से निकल कर भी अपनी ज़ात के समा से नहीं निकल सकते। मैंने वहाँ ऑफिस में एक बहुत बड़े साइज़ की तस्वीर देखी थी जिसमें एडम राहिल दरवेश चक्कर में हाल कर रहे थे। यकीन करो वो उन सब से अलग थे। उनके दिल का तकद्दुस उनकी ज़ात पर छाया हुआ था। उनकी सादा मिजाजी, उनकी शरीफुन नफ्सी उनके वजूद में ऐसे रची हुई थी कि देखकर गुमान होता था कि यह मुजस्समा माइकल एंजेलो के मरने के बाद उसकी रूह ने बनाया होगा। तुम्हें पता है मीरान, वो मेरे आंसू ऐसे साफ़ कर रहे थे जैसे ये उनके दिल पर गिर रहे हों। उन्होंने मुझे खुद से लगाकर चुप करवाया और मुझे यकीन दहानी करवाई कि अब उनका हाथ मेरे सर पर है। अब गैंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हें लगता है कि अब हमारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं सबीन? हाँ, उन्होंने खुदा की कसम खाकर कहा कि वो मुझे कोई गज़ंद नहीं पहुंचने देंगे। मुझसे पहले गैंग को उन पर हाथ डालना पड़ेगा। ये तो उनकी मेहरबानी है, हम तो उनके कर्जदार हो चुके हैं। हाँ मीरान, ये हमारी कोई नेकी थी जो अल्लाह ने हमें एडम राहिल से मिलवा दिया, वरना न जाने हमारा क्या बनता। ओह खुदाया तेरा शुक्र। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम आज़ाद हो गए हैं मीरान। ये खौफ की ज़िंदगी, उफ़, ये तो जेल की ज़िंदगी से भी बुरी थी। बहुत बुरे दिन थे, लेकिन अभी एक परेशानी कायम है सबीन, मम्मी की गुमशुदगी। मम्मी ने खुद को छुपा लिया है मीरान। वो जब ईसा के नाम की तस्बीह करते करते थक जाएंगी तो खुद ही आ जाएंगी। तुम परेशान मत हो, अब मैं सब समझ गई हूँ। उन्हें हमारी शादी की भी इसीलिए जल्दी थी ताकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी किसी और को सौंप जाएं। वो जल्द ही वापस आ जाएंगी और इस पर मुकम्मल सेहतयाब होकर आएंगी, खुदा करे। दोनों बातें कर रहे थे जब दरवाज़े की घंटी बजी थी। तुम बैठो, मैं जाती हूँ। वो बाहर आई थी। दरवाज़े की खूदबीन से उसने देखा तो उसे बाहर फूल नज़र आए थे, गहरे सुर्ख फूल, बेइंतहा खूबसूरत और ताज़ा। दरवाज़ा खोलकर उन्हें रिसीव करने की बजाय वो भागती हुई फिर से अंदर आई थी। मीरान, तुमने मेरे लिए फूल कॉरियर करवाए हैं? वो चिल्लाई थी। नहीं तो, वो इस सारे मामले से यकसर अनजान था। झूठ मत बोलो, बाहर एक फूल वाला लड़का खड़ा है। अरे मेरी जान, दरवाज़ा तो खोलो, शायद वो गलत पते पर आ गया हो। हाय अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसका मुंह उतर गया। वैसे तुम करवा देते तो मुझे खुशी होती। बेल फिर से बजी थी। दरवाज़ा खोलो, कहीं फूल मुरझा ना जाएं और वो अपने असल मालिक के भी काम के ना रहें। वो फिर से बाहर आई थी और उसने दरवाज़ा खोल कर देखा था। मिस सबीन, इस्तफसार से पूछा गया था। हाय अल्लाह, उसी के लिए थे और वो कोई कॉरियर वाला नहीं था। स्याह कार से उतरता, स्याह सूट में मलबूस, वो तो कोई जेंटलमैन था। हाँ लाओ। उसने बड़ी जल्दी की थी फूलों को पकड़ने में, और तभी फूलों में छुपा हुआ एक कांटा उसे चुभ गया था। चुभन से उसके मुंह से एक आह निकली थी और कांटे की तेज़ नोक से उसकी उंगली से तेज़ी से खून जारी हो गया था। ओह सॉरी मिस सबीन, फूलों के कांटे उतारकर इन्हें पैक किया जाता है। ये कांटा न जाने कैसे रह गया। मैं बेहद माज़रत ख्वाह हूँ। वो अपनी उंगली को देख रही थी जहाँ से खून ऐसे जारी था जैसे कोई छोटा सा नल खुल गया हो। ये अच्छा शगुन नहीं था। उसकी सारी खुशी रुखसत हो गई। अब वो बदहवासी से जेंटलमैन को देख रही थी। खून फर्श पर गिरता जा रहा था, टप टप, और एक धार बनाता जा रहा था। ये किसने भेजे हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। उन फूलों से उसे काफूर की बू आई थी। ये बुरे शगुन से भी बढ़कर कभी अंदेशा था। फूलों के साथ कार्ड है, आप पढ़ लीजिए, और पार्टी का इनविटेशन भी है। लेकिन इन्हें भेजने वाला कौन है? सर एडम राहिल। सबीन ने उलझ कर उसकी तरफ देखा था। क्या आप उन्हें नहीं जानती हैं? जानती हूँ, कल शाम ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है पहली, लेकिन मैं इन फूलों की वजह नहीं जान पा रही। ये उनका स्टाइल है। एडम एक समाजी शख्सियत है, आपको उनसे मिलकर यकीनन अच्छा लगा होगा। वो अपने करीबी लोगों को ऐसे ही खुश करते रहते हैं।
इस पार्टी में आपको ख़ास तौर पर शिरकत की दावत दी गई है। ओके, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी कि मुझे पार्टी में आना है कि नहीं। फूल, कार्ड और ज़ख्मी उंगली लेकर वो अंदर आई थी। कौन था? ठहरो, मैं पहले ज़रा इस पर बैंडेज लगा लूँ। फूल एक तरफ रख कर वो दराज खोलने लगी थी। ओह, क्या हुआ माय डियर? मीरान उसके करीब आया था। सबीन ने दराज में से बैंडेज निकाल ली थी जिसे मीरान ने उसकी उंगली पर लपेट दिया था। अब ठीक है? हाँ, वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई थी। अब बताओ, ये फूल किसने भेजे हैं? वो गुस्से से पूछने लगा। आरजी गुस्से से, जैसे उसे सबीन पर शक हो। ज़्यादा फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है। एडम राहिल ने भेजे हैं, उसने सारी बात बता दी। मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है मीरान। मैं एसाबी तौर पर बहुत थकी हुई हूँ। एडम राहिल की इस मेहरबानी पर मैं उनसे फ़ोन पर माजरत कर लूँगी। लेकिन ये ठीक नहीं है सबीन। एडम राहिल हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुए हैं। तुम्हें तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकती मीरान। सबीन मीरान के साथ भी पार्टी में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने मीरान को उस सारे मामले से दूर रखा हुआ था। डैनी ने ही उसे ऐसा करने को कहा था कि अगर उसे मीरान की इतनी ही परवाह है तो अब वो खुद सब हैंडल करे। किसी के सामने मीरान का नाम भी मत ले। सबको ऐसे ही जाहिर करवाए जैसे वो अमेरिका में अकेली रह रही है, जब तक मुकम्मल तसल्ली नहीं हो जाती। इसीलिए सबीन ने एडम राहिल के सामने भी मीरान का नाम नहीं लिया था। अब मैं तुम तक कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी मीरान, सब कुछ खुद फेस करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम पार्टी में तो जाओ। एडम राहिल की इतनी मदद के बाद तुम्हारी ऐसी बेरुखी मुनासिब अमल नहीं होगा। अब चली जाओ, फिर ना जाना। और तुम्हें कौन सा मुल्क से बाहर जाना है? ये मुकामी होटल ही तो है। ठीक है, मैं फ़ोन करके कह दूँगी कि मैं आ जाऊँगी। थोड़ी देर बाद ही उसने फ़ोन करके कह दिया था। आपको लेने एडम की पर्सनल गाड़ी आएगी, आगे से कहा गया था। सबीन इतनी इज्जत अफजाई पर हैरान रह गई थी। सुरमई रंगों वाली रात धरती पर छा रही थी। उस रात के अंग अंग में शोखियाँ ही शोखियाँ थीं, जैसे कोई अंधेरे से भरा दिन तुलू हो गया हो, या जैसे सूरज ने ज़िया रेज़ी से उकताकर स्याह रेज़ी शुरू कर दी हो। मीरान के कहने पर उसने एक जामनी रंग का फ़्राक ज़ेबतन किया था, जो दामन से तो काफ़ी गहरे रंग का था, लेकिन कमर से होता हुआ ऊपर सीने और बाजुओं से हल्के रंगों में ढल जाता था। पाँव में उसने कदरे ऊंची हील के जूते पहने थे और हल्का सा मेकअप अपने चेहरे पर इस तरह अप्लाई किया था कि ना चाहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा तैयार और पार्टी के लिए पुरजोश नज़र आने लगी थी। आईने में खुद को देखते हुए उसे जैसे बरसों के बाद अपना आप प्यारा लगा था। उसमें वो मासूमियत फिर से लौट आई थी जिससे वो बनी थी। मीरान की मोहब्बत ने उसे फिर से पाक और साफ़ कर दिया था। सालों की थकन उसके चेहरे से रुखसत हो चुकी थी। मीरान ने उसे इस ड्रेस से मेल खाते जामनी गुले लाला के ताज़ा फूलों का गुलदस्ता ला दिया था, जो नायाब था और महंगा भी, कि वो इतने बड़े आदमी से मिलने जा रही है जो उनका मददगार भी रहा था, इसलिए वो खाली हाथ ना जाए। सबीन ने उसकी बात मान ली थी। अब वही फूल लिए वो वहाँ गेट पर खड़ी थी और सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए, क्योंकि हाल के बाहर से ही उसके अंदर की शान और शौकत अयां थी। उसे अंदर जाने में घबराहट महसूस हो रही थी। फिर हमेशा की तरह किस्मत उस पर मेहरबान हुई थी। इंतज़ामिया से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा था। मिस सबीन, उसने तस्दीक चाही थी। जी। अंदर आ जाइए। फूल पकड़े वो उसकी तकलीद में अंदर दाखिल हुई थी। ये एक समाजी किस्म की पार्टी थी जिसे अमेरिका में रहने वाले गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था। एडम राहिल कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, लोग जो उसकी दिल से इज़्ज़त करते थे। वो इस इज़्ज़त अफजाई पर उनके आगे इज्जत से बिछा जा रहा था। हॉलीवुड फिल्मों का हीरो जो इतना कम को लगता था कि ऐसे महसूस होता था जैसे उसने ज़िंदगी भर ज़रूरी गुफ्तगू भी नहीं की है। उसकी जिल्द का रोम रोम खामोश और ख़ूबसूरत था, और यही उसकी खासियत थी। डॉन के रूप में वो जिस कदर गुस्सीला लगता था, एडम का बहरूप भरते ही वो लिबास के साथ साथ अपने अंदाज़ो अतवार भी बदल लिया करता था। बातचीत के दौरान एडम की नज़रें हाल के मरकज़ी दरवाजे पर ही लगी हुई थी। उसे जिसकी आमद का इंतज़ार था, उन पलों ने उसके दिल की धड़कनों को पहले से ही बहुत बढ़ा रखा था। उसे बता दिया गया था कि वो आ रही है। कब आ रही है ये नहीं बताया गया था। किस सेकंड में उसकी आमद हाल के अंदर होगी वो ये भी नहीं जानता था। बज़ाहिर शांत, लेकिन अंदर कहीं एक तूफ़ान को दबाए वो एक एक की बातों को दिलचस्पी से सुनता हुआ सिर्फ अपने दिल की पुकार को सुन रहा था, जो सबीन सबीन कह रही थी। उससे पहली मुलाकात भी काफ़ी दिलचस्प रही थी। रोते हुए वो उसे अपनी सारी मजबूरियां बता रही थी और एडम के सामने पीटरसन के ख़िलाफ़ बोल रही थी। एडम से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वो जैसे उसके कंधे पर सर रखे दूसरे कंधे की बुराइयां कर रही थी। वो रोती हुई ऐसी दिलकश थी तो दिलकशी में क्या गज़ब ढाती होगी। यही देखने के लिए एडम ने अगले ही दिन इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करवाया था। एडम अपनी ज़िंदगी के 25 साल मतज़लज़ल नहीं हुआ था।
اس نے کمال مہارت سے ایڈم اور پیٹرسن کا کھیل کھیلا تھا، لیکن اب اس سے محبت اور عزت، جانکاری اور غفلت کا کھیل نہیں کھیلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار ڈگمگا رہا تھا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایشیا کے قریب ممالک میں صرف پینے کے صاف پانی کا مسئلہ۔ 1 منٹ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بات کرنے والے کو روکا تھا۔ بار بار ہال کے مرکزی دروازے پر اٹھتی اس کی نظر ایک جھٹکے سے جامد ہوئی تھی۔ سرخ کارپٹ کے فرش پر احتیاط سے وہ اپنی سیاہ اونچی ہیل ٹکاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر کے سرد موسم کی کپکپی اس کے جسم میں ہی قید تھی۔ اس سمیت اس کا جامنی فراق بھی کپکپا رہا تھا۔ اس کے فراق کے دامن کی قطرنوں سے اس کی گوری پنڈلیاں جھانک رہی تھیں۔ ایک جامنی سمندر کو اس نے اپنے ارد گرد پھیلا کر جیسے کمر سے کس کر باندھ رکھا تھا۔ نیچے سے فراق جتنی کھلی تھی، اوپر سے اتنی ہی چست تھی۔ کندھوں سے ذرا آگے اس کے بازو عریاں تھے۔ اس نے بالوں کو گردن سے اٹھا کر سر کے اوپر کھلے ہوئے پھول کی طرز پر بنے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی، جس سے اس کی سراہی دار گردن اور بھی نمایاں ہو چکی تھی۔ کانوں میں لٹکتے آویزے جھول رہے تھے۔ سر کے اطراف سے نکلتی 2 باریک لٹیں ان آویزوں کو بار بار چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ چونکہ وہ تھوڑی متذبذب اور پریشان تھی، اس جگہ سے غیر مانوس بھی، اس لیے اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایڈم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس ہونٹ کاٹنے کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ اسے قیافہ شناسی میں مہارت تھی۔ خوش آمدید پیاری سبین۔ اطراف سے نکل کر وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ سہمی سہمی سبین چونکی تھی۔ شکریہ، سنبھل کر اس نے کہا تھا۔ پھر جامنی گل لالا کے نایاب پھولوں کا گلدستہ ایڈم راہل کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ آپ کے لیے، سر ایڈم۔ شکریہ، لیکن صرف ایڈم، سر نہیں، اس نے سرگوشی کرنے کے سے انداز میں کہا تھا۔ سبین مسکرائی تھی۔ ایڈم نے کریمی رنگ کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، سفید شرٹ پر گولڈن کف لنک اور گولڈ کے ہی بٹن۔ وہ سنہری ڈبیا میں جگمگ کرتا ہوا ہیرا لگ رہا تھا۔ سبین بے اختیار ہی اسے چند لمحے بنا پلکیں جھپکے دیکھتی رہی تھی۔ اسے قریب سے دیکھنے کا تجربہ بہت خوشگوار تھا۔ اس کی خوبصورتی میں جو چیز سب سے بڑھ کر تھی، وہ اس کی سفید جلد پر سونے کی تاروں جیسی پلکیں اور بھویں تھیں۔ سبین ان سے متاثر ہوئی تھی۔ اگر لڑکیاں اسے شادی کے خواب دیکھتی تھی تو یہ کچھ ایسا بھی انوکھا نہیں تھا۔ یہ شخص بچپن، جوانی، بڑھاپے، کسی بھی عمر میں تباہ کن سے کم نہیں لگے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی تھی، میں اتنی عزت افزائی پر آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں تمہاری آمد پر تمہارا، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ بہت آسانی سے وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ پھر اس نے پاس سے گزرتے ایک ویٹر کو روک لیا، اس کے تھال میں سے بیئر کے 2 گلاس اٹھائے اور ویٹر کو کان میں کچھ ہدایات بھی دیں، جس کو سبین نہیں سن سکی تھی، لیکن چند لمحوں بعد بخوبی سمجھ گئی تھی۔ ویٹر حکم کی تعمیل میں سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ ایڈم نے ایک گلاس سبین کی طرف بڑھایا تھا۔ سبین نے وہ تھام لیا تھا، پھر ایڈم نے اس کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرایا تھا۔ یہ تمہاری آمد کے نام، اور دونوں نے ایک ایک گھونٹ بھرا تھا۔ یہ تمہارے خوبصورت سراپے کے نام۔ اس نے پھر سے اپنے گلاس کو سبین کے گلاس سے ٹکرایا تھا۔ سبین مسکرائی تھی۔ اور یہ تمہارے ہونٹوں کے نام۔ اس بار سبین کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ایڈم کی حصے مزاح نے اسے متاثر کیا تھا۔ بہت کم دورانیہ میں ہی وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو گیا تھا اور اس نے اسے بھی نارمل کر دیا تھا۔ وہ جو سہمی سہمی سی گھبراہٹ کا شکار تھی، اب پوری طرح سے نارمل ہو چکی تھی۔ پھر سبین نے اپنے گلاس کو اس کے گلاس سے ٹکرا کر ایڈم کو چونکایا تھا۔ ایڈم اس کے ہونٹوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اور یہ اس خوبصورت شام کے نام، کہتے ہوئے سبین مزید کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ گلاس سے بیئر کا ننھا گھونٹ بھرتے ہوئے ایڈم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ یہ بھڑکتے ہوئے جذبات کو قابو کرنے کا نتیجہ تھا۔ سبین کی ہنسی کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ ہال میں موجود سارے لوگوں نے پلٹ پلٹ کر دونوں کو دیکھا تھا۔ خاموش ہال جیسے جاگ اٹھا تھا۔ مردہ مجمع میں ایک دم سے جان پڑ گئی تھی۔ اگلا کھیل مزید پرجوش تھا۔ ہال کی تمام لائٹس ایک دم سے بند کر دی گئی تھیں۔ سارے ہال میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ چند لمحوں کی تاریکی کے بعد روشنیاں پھر سے کھولی گئی تھیں۔ ہال جو اس سے پہلے پیلی روشنی میں مزین تھا، تاریکی کے بعد سارے کا سارا جامنی رنگ میں نہا گیا تھا۔ ویٹرز جلدی جلدی میزوں پر پڑے سرخ گلابوں کے پھولوں کے گلدستے ہٹا کر وہاں جامنی گل لالا کے پھول رکھ رہے تھے۔ سفید موم بتیاں بھی ہٹائی جا رہی تھیں۔ اب وہاں جامنی موم بتیاں رکھی جا رہی تھیں، جس کے کناروں پر اور اندر جامنی نقش و نگاری کی گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا حال بدل گیا تھا۔ لمحوں کی گیم میں کسی کو ان تبدیلیوں کی خبر نہیں ہوئی تھی سوائے سبین کے، کیونکہ وہ اپنے ڈریس کے رنگ کو بخوبی جانتی تھی۔ اتنی عزت افزائی تو سبین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے سب دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایک غیر ملکی کو خوش آمدید کہنے کا طریقہ۔ ایڈم مسکرایا۔ سبین بھی ہنسی،
پھر سے ہنسی اور ایڈم سانس لینا بھول گیا۔ میں بےحد متاثر ہوئی ہوں، وہ شوخی سے بولی تھی۔ میں بھی، وہ مدھم اور مدہوش کن آواز میں بولا۔ پھر تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا کہ یہاں وہ اپنے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب بور کر دینے والا ہرگز نہیں تھا۔ سبین کی طرف سے ایڈم نے گفتگو کی تھی۔ ہمارے ملک کی پولیس نے ایک پاکستانی لڑکی کی بے عزتی کی ہے، اس پر ایک گھٹیا الزام لگایا ہے جس کے لیے ہم سب اس سے معذرت خواہ ہیں۔ سب نے تالیاں بجائی تھیں۔ کھانے کی میز پر وہ ان سب مردوں میں واحد لڑکی تھی۔ وہ سب کسی نہ کسی ادارے کے مالک تھے اور یہاں اپنے اپنے ملک کے لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کی نوعیت کاروباری اور سیاسی تھی اور بور کر دینے والی بھی۔ کھانے کی میز پر وہ بھولے رہے کہ ان کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ آپ میری خاص مہمان کو بور کر رہے ہیں، ایڈم نے نیپکن کو اتارتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی مہمان سیاسی گفتگو میں دلچسپی نہیں رکھتی، بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے ڈانس شروع کروا دیں۔ ٹھیک ہے، پھر آغاز ہم سے ہوگا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر سبین کی کرسی کے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سبین کے آگے کیا تھا۔ سبین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ایڈم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، وہ بس ہاتھ آگے کیے ہوئے تھا۔ مجھے ڈانس نہیں آتا ایڈم۔ مجھے کون سا آتا ہے؟ سبین تب بھی نہیں اٹھ سکی تھی۔ ہال کی لائٹس ایک بار پھر بند کر دی گئی تھی۔ ایک سنگل لائٹ کی لہر تھی جو دونوں پر پڑ رہی تھی۔ سارا ہال دونوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا تھا۔ اٹھ جاؤ، سب اب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ڈانس کیا تو سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، تو پھر آج انہیں ہنس ہی لینے دو۔ چاروں ناچار وہ اٹھ گئی تھی۔ ایڈم اسے تھام کر ہال کے وسط میں بنے ڈانس فلور پر لے گیا تھا۔ مدھم میوزک پر اس نے مدھم مدھم سٹیپس لگانے شروع کیے تھے۔ سبین کے لیے یہ سب پہلا تجربہ تھا، لیکن ایڈم نے اسے اتنی اچھی طرح تھام رکھا تھا اور اسے ایسے موو کر رہا تھا کہ سبین کو خود بھی اپنے آپ پر یقین نہ آیا کہ وہ پہلی بار میں اتنے کمال کا رقص کر رہی ہے۔ سب انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے۔ سنا ہے تم چونے سے جادوگری کرتی ہو سبین؟ ایک بازو سبین کی کمر کے گرد حمائل کیے اور دوسرے سے اسے تھامے ہوئے اس نے سبین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جادوگری میرے بابا کرتے ہیں، مجھ سے تو سیکھا ہوا کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا۔ میرا مجسمہ بناؤ گی؟ ایڈم نے اچانک سے ہی کہہ دیا تھا۔ کوئی مناسب جواب تراشتے میں سبین کو لمحے لگ گئے تھے۔ میں انسانی اشکال بنانے میں ماہر نہیں ہوں ایڈم، تم جیسا بھی بناؤ گی مجھے منظور ہوگا۔ لیکن ایڈم جیسی شخصیت کو انکار کرنا اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ نہیں بنانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ پھر مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ کیوں نہیں، میں پہلی ہی فرصت میں آپ کے مجسمے پر کام شروع کرتی ہوں۔ سبین نے مسکرا کر رضامندی دے دی تھی۔ ایڈم خوش ہو کر پھر سے اسے گھمانے لگا تھا۔ نہ جانے وہ میوزک کی کون سی دھن تھی جس پر ایڈم اس پر جھکتا ہی چلا آیا تھا، اور اس نے چند لمحوں کے لیے اپنے ہونٹ سبین کی گردن پر رکھ دیے تھے، پھر مسکرا کر سبین کو دیکھا تھا۔ سبین بھی چاروں ناچار مسکرائی تھی، اپنی گردن پر ایڈم کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے۔ اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے بابا نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا ہو، جیسے اماں نے پیار سے اس کا ہاتھ دبایا ہو۔ وہ تو ایڈم کو ایک بڑے کی حیثیت دے رہی تھی، ایک معزز شخص کی، باوقار آدمی کی۔ یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہونے والی تھی۔ ہیلو مس سبین۔ وہ ہال سے باہر نکلی تھی اور ہوٹل کے مین ڈور تک جا رہی تھی جب ایک آدمی نے اسے روکا تھا۔ جی بولیے۔ میرا نام رافع ہے، لوگ مجھے مسٹر رافع کہتے ہیں۔ میرا تعلق نیو یارک پولیس سے ہے، یہ میرا کارڈ ہے، آپ تسلی کر سکتی ہیں۔ اس نے اپنا کارڈ سبین کے سامنے کیا تھا۔ سبین نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، وہ واقعی میں نیو یارک پولیس میں آفیسر تھا۔ سبین کانپ کر رہ گئی تھی۔ تو آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ یہ میرے ماتھے پر کٹ کا نشان دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے اپنے ماتھے کے بال پیچھے کر کے وہاں پر پڑے کٹ پر انگلی رکھ کر سبین کو دکھایا تھا۔ جی، وہ منمنائی۔ اسے یاد رکھیے گا، لوگ مجھے جلد بھول جاتے ہیں کیونکہ میری شکل عامیانہ ہے۔ میں ایڈم راہل کی طرح انسانی دیوتا نہیں ہوں، لیکن یہ کٹ انہیں یاد رہ جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو بھی یاد رہے گا۔ امید ہے آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی۔ میری چھٹی حس مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ سے آگے بہت سی باتیں اور ملاقاتیں متوقع ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہی ہوں مسٹر رافع۔ ابھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مس سبین، جب وقت آئے گا تو میں خود ہی آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ اس نے سبین کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا اور چلا گیا تھا۔ سبین شش و پنج کے عالم میں وہیں کھڑی رہی تھی۔ کیسی تھی تقریب؟ بہت شاندار۔ بال کھول لینے کے بعد اب وہ جوتی کے سٹریپس کھول رہی تھی۔ نہ جانے اس کے چہرے پر ایسا کیا لکھا تھا جو میران نے تاڑ لیا تھا۔ تم پریشان لگ رہی ہو۔ ہاں، کیوں؟
सबीन ने गहरा सांस लेते हुए मीरान को मिस्टर राफे से मुलाकात का सारा अहवाल बता दिया था। मुझे लगता है कि डॉन पीटरसन से पीछा छूटा है तो अब पुलिस हमारे पीछे लग गई है, वो सख्त परेशानी के आलम में बोली थी। लेकिन वो वक्त गुजर चुका सबीन, अब तुम्हारे बारे में उनके पास कुछ नहीं है। अब तुमने कोई ऐसा काम करना ही नहीं तो फिर पुलिस तुम्हारी तरफ क्यों देखेगी। एडम ने यकीन दहानी करवाई तो है कि वो तुम्हें ना सिर्फ पुलिस से माफ़ीनामा दिलवाएगा बल्कि क्लीन चिट भी दिलवा देगा। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मीरान। क्या वो शख्स तकरीब के अंदर भी था? क्या अंदर भी वो तुम पर नज़र रखे हुए था? नहीं, वो मुझे हॉल के बाहर मिला था। वो पार्टी में शरीक नहीं था और होटल इंतज़ामिया का वर्कर भी नहीं था। इसके बावजूद उसने होटल मैनेजर का रूप धार रखा था। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए वो क्यों किसी से छुप रहा था? कुछ और बात होगी सबीन, जिससे हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा। मीरान, क्या खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ, तभी तो अब हम हर तरह की फ़िक्र गम से आज़ाद हैं। क्या अब वो हमें किसी मुश्किल में तो नहीं डालेगा ना? मुझे तुमसे जुदा तो नहीं करेगा ना? कभी भी नहीं, मीरान ने उसके कंधों पर हाथ रख कर कहा, फिर उसके करीब हुआ। सबीन मुस्कुराई। मीरान ने उसे तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन दर हकीकत उसका दिल सबीन से भी ज़्यादा डर गया था। सारी रात उसने परेशानी में गुजार दी थी। बर्फ़बारी में शिद्दत आती जा रही थी। सारा शहर सफ़ेद हो चुका था। क्रिसमस भी करीब था। उसकी तैयारी भी अरूज पर थी। लोग अपने घरों को सजाने में लगे हुए थे और कमरों को भी। हर तरफ आने वाली क्रिसमस की खुशियाँ फैली हुई थीं जब मीरान ने एक सुबह सबीन को उदास कर दिया था। उठ जाओ माई क्यूट वाइफ, मीरान ने उसे उठाया था। आज मैंने खुद तुम्हारे लिए चाय बनाई है। हाँ, उठ चुकी हूँ। ये देखो, मीरान ने एक लिफाफा उसके सामने लहराया था। ये क्या है? खोल कर देख लो, वो मुस्कुरा रहा था। सबीन ने लिफाफा चाक करके अंदर से कागज़ बाहर निकाल लिया था। उस कागज़ पर जो लिखा था उसे पढ़कर भी वो जैसे नहीं समझी। क्या है ये? मेरा प्रमोशन लेटर। वाकई? हाँ देखो, मेरी पे में भी इजाफा किया गया है। कंपनी शिकागो में फैक्ट्री लगा रही है। वो मुझे वहाँ का इंचार्ज बनाकर भेज रही है, मीरान ने बताया था। सबीन का खुला हुआ मुंह उतर गया था। शिकागो? हाँ, इतनी दूर। दूर का लफ्ज़ लंबा अदा करते हुए वो उदास हो रही थी। किस ज़माने में रह रही हो सबीन? आज के दौर में लोग कमाने के लिए एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म में चले जाते हैं और तुम शिकागो को दूर कह रही हो? 2 घंटे की तो फ़्लाइट है बस। लेकिन फिर भी मीरान, यहाँ क्यों नहीं? ज़ाहिरी बात है कि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, कमाने वाले भी ज़्यादा हैं और मुकाबला भी बहुत है। वहाँ लोग कम हैं, जो वहाँ जाएगा उसे ज़्यादा पे मिलेगी। हम कम पे में गुजारा कर लेंगे मीरान। वो उसके इतनी दूर जाने के ख्याल पर ही अफसरदा हो रही थी। मेरी प्यारी बीवी, अभी हमें घर का कर्ज़ भी उतारना है, घर की आराइश भी करनी है और भी बहुत से काम हैं। 2 दिन की छुट्टी में मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। मम्मी का भी कुछ पता नहीं चल रहा और ऐसे में तुम भी जा रहे हो। तुमने खुद ही तो कहा था कि मम्मी के हवाले से हमें परेशान नहीं होना चाहिए और उनको तलाश करके उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे तुम मुनासिब समझो। नीम दिली से उसने रजामंदी दे दी थी। बस स्टैंड पर उसे अलविदा कहते हुए सबीन की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसका दिल घबरा रहा था, न जाने क्यों। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा सबीन, मीरान ने उसके गाल पर प्यार करते हुए कहा। ऐसे मौके पर उसकी ऐसी बात ने सबीन को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया था। कांपते दिल के साथ कपकपाते हाथ हिलाकर उसने मीरान को बाय बाय किया। दोनों इसे वक्ती जुदाई समझ रहे थे। कहाँ जानते थे कि ये जुदाई कितनी तवील साबित होने वाली थी। बाबा, इंसानी अशकाल कैसे बनाई जाती हैं? एडम का मुजस्मा बनाने का इसरार बढ़ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये उसके लिए पहला तजर्बा था और वो अपने पहले तजर्बे में अपना बेहतरीन काम देना चाहती थी। अब अगर एडम ने उसे एक फरमाइश कर ही दी थी तो वो उसे मायूस नहीं करना चाहती थी। ये एक तरह से उसके ख्याल में एडम के एहसान का बदला भी था, उसकी मदद का शुक्रिया भी। कुछ और समझ में नहीं आया तो उसने बाबा को फ़ोन कर लिया। तुम्हें किसका मुजस्मा बनाना है मेरी जान? सबीन ने गहरा सांस लिया। बाबा जो समझ रहे थे बात वो नहीं थी। बाबा, एक ऑर्डर मिला है, एक बहुत मोअज़्ज़िज़ आदमी का मुजस्मा बनाना है मुझे। अच्छा बाबा, अब असल बात समझे थे। तुम्हें मुश्किल कहाँ पेश आ रही है? वजूद मैं बना लूँगी, मुझे चेहरे के खदोखाल में मसला हो रहा है। तुम्हें याद है कि सबीन, एक बार तुमने घोड़े का मॉडल बनाया था। सांचे में से जब तुमने घोड़े का मॉडल बाहर निकाला था तो उसका चेहरा टूट गया था। वो तुमसे ठीक से नहीं बन सका था, लेकिन तुमने अजीब काम किया था। मेरे बनाए हुए घोड़े के चेहरे पर हाथ फेर फेर कर तुमने अपनी उंगलियों को उसके खदोखाल अजबर करवा दिए थे। फिर जैसे ही तुमने चूने को छुआ था, चूने ने तुम्हारी उंगलियों की तहरीर पढ़ ली थी
और तुमने घोड़े का अधूरा सा चेहरा बना लिया था। मैं तुम्हारे इस तरीके पर हैरान रह गया था। ये बिलाशुबा कमाल का ख्याल था। अब भी तुम ऐसा ही करो। तुम ये बहुत अच्छी तरह कर लोगी, क्योंकि बचपन की सीखी हुई चीज़ें पत्थर पर ज़र्ब होती हैं। एक बार फिर से वैसा ही करना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बाबा ने उसे मसले का हल बता दिया था, जिसे अब वो दूर खड़े एडम को देखते हुए फिर से याद कर रही थी। चेहरे पर हाथ फेर कर वो अपनी उंगलियों को एडम के खदोखाल कैसे अजबर करवाती। एडम की शख्सियत का तो रौब ही इतना था कि वो उसके पास जाते हुए घबरा रही थी। एडम का कमरा उसकी शख्सियत की तरह शाहाना था। ये कमरा किसी छोटे से महल से किसी सूरत कम नहीं था। वहाँ की आराइश में निफासत और वक़ार झलकता था, वैसा ही जैसा एडम की शख्सियत से झलकता था। कद आदम खिड़कियों से बाहर का मंजर इतना दिलफरेब था, जैसे कुदरत की सारी फ़याज़ी और इस खिड़की के पास से दिखाई देती हो। एडम एक अमीर शख्स था और वो ये सब अफोर्ड कर सकता था। सबीन को जिस इज़्ज़त से वहाँ बुलाया जाता था, उसके तहत वो एडम की मज़ीद एहसानमंद होती जा रही थी। चाय और कॉफ़ी के अलावा सबीन ने एक दो बार लंच भी एडम के साथ ही किया था। एक दिन एडम ने उसे अपना सारा घर दिखाया था, मुसव्वरी के वो शाहकार जो उसने दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे किए थे। न जाने कितने तो उसे तोहफे में ही मिले थे। कुरान मजीद के नायाब नुस्खे, खाना काबा के गिलाफ पर बनी एक मस्जिद का शाहकार खाका, असली गोहरे नायाब की तस्बीहात। एडम के पास ऐसी चीज़ों का ज़ख़ीरा था। मुजस्मे का काम जो वो जल्द से जल्द कर लेना चाहती थी, इल्तवा का शिकार होता जा रहा था। दोनों में वो ताल्लुक़ पनपता जा रहा था जिसका कोई मुनासिब नाम अभी सबीन के जहन में नहीं उभर रहा था। उसने एडम को इतना ऊंचा दर्जा दे रखा था कि वो उसे दोस्त के दर्जे पर ला ही नहीं पा रही थी। गीले चूल्हे में हाथ दबोकर उसने मुजस्मे के अधूरे चेहरे के ऊपर रखे और एक बार फिर से अपना काम शुरू करना चाहा, जो किसी तौर मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। दूर खड़े एडम ने सफ़ेद तोप पहन रखी थी, सर पर सुर्ख कैफिया बांध रखा था और दाएं तरफ देखता हुआ वो गज़ब ढा रहा था। इस हालत में वो किसी भी लड़की के दिल पर बिजली बनकर गिर सकता था। मुजस्मे को बनते हुए पूरे 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अभी न जाने कितना काम बाकी था। सबीन जितना चाह रही थी कि ये काम जल्दी हो जाए, उतनी ही देर होती जा रही थी। एक शक्ल बनाना उसके लिए मुश्किल तर साबित हो रहा था। वो बुनियादी खाका बना चुकी थी, लेकिन उसे चेहरा बनाने में मुश्किल पेश आ रही थी। शायद वो चेहरा भी हूबहू बना लेती, लेकिन उसे डर था कि वो अपने मुजस्मे में एडम की खालिस रूह नहीं डाल सकेगी। उसने एडम से कह रखा था कि वो मुजस्मा मुकम्मल होने से पहले नहीं देखेगा। एडम ने भी हंसते हुए रजामंदी दे दी थी। अब सबीन उसे अपना बेहतर काम करके दिखाना चाहती थी। उसने आज तक मुजस्मा साजी नहीं की थी, लेकिन अब जब वो कर रही थी तो इस काम में उसका भी दिल लग गया था और वह इस काम को कामलियत से भी करना चाहती थी, मुकम्मल जाँफिशानी से। क्या हुआ सबीन, रुक क्यों गई हो? एडम सबीन की तरफ नहीं देख रहा था, फिर भी उसने जज कर लिया था कि सबीन काम नहीं कर रही बल्कि रुक कर कुछ सोच रही है। एडम की ऐसी बातें सबीन को हैरान करती थीं। बहुत सी बातें वो ऐसी कर देता था कि जैसे वो गैब का इल्म जानता हो। जिस दिन मीरान शिकागो गया था उस दिन सबीन उदास थी और एडम ने उसका चेहरा देखते ही उसकी उदासी को नोट कर लिया था। हाँ, मुझे मेरे बाबा और छोटी बहन याद आ रहे हैं। उसने एडम से एक बेनाम ताल्लुक़ बन जाने के बावजूद भी मीरान का जिक्र नहीं किया था। मीरान के हवाले से वो कोई कोताही करना ही नहीं चाहती थी। क्या आज तुम थक गई हो? नहीं, मुझे आपके माथे का साइज़ लेना है, झिझकते हुए उसने बिलाखिर कह दिया था। एडम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो सबीन की हिम्मत बढ़ी। एडम का माथा वसी था, शफाफ और रोशन। सबीन ने वहाँ अपनी चारों उंगलियों को जोड़ कर रखा था और जामनी गुल्लाला से महकता पूरा बाग उस कमरे में दाखिल हो गया था। एक करंट एडम के वजूद में उतरा था। सबीन उसके ऊपर झुकी हुई थी और वो उसकी आंखों में झांक रहा था। उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो चुके थे। ये लम्हा इतना तवील था कि ख़त्म होकर भी फना नहीं हो रहा था। सबीन की उंगलियों का लम्स ऐसा था जैसे किसी ने मोह कलम को पारे में डबोकर उसके माथे पर रख दिया हो। तपश से उसकी आंखें अंधी हो चुकी थीं। उसे सिवाय मोहब्बत के कमरे में और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। न जाने उस परदेसी चूने में कुछ अनोखा था। एडम की शख्सियत लम्हों में रंग बदल रही थी या सबीन से ही काम ठीक से नहीं हो पा रहा था कि सबीन को बार बार एडम के पास जाकर उसके चेहरे की खदोखाल को महसूस करना पड़ता था। वो एडम के माथे पर हाथ फेरती थी, उसके गालों पर, नाक पर और होंठों पर भी, और फिर वही सब कुछ चूने पर उतारने की कोशिश करती थी। एडम के लिए ये सब इतना हसीन था कि वो चाहता था कि वो सालों इसी तरह खड़ा रहे और सबीन उसके चेहरे को छू छू कर महसूस करती रहे। यह मुजस्मा कभी मुकम्मल हो ही ना पाए। ये सबीन के काम का कोई 20वां रोज़ था। चूने के टीले पर मशक करते करते सबीन एक बार फिर से आंखें बंद किए एडम की गालों पर हाथ फेरकर उसे महसूस कर रही थी।
جب ایڈم نے چونے کے امیزے سے لتڑے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ سبین، جی؟ بند آنکھوں سے ایڈم کو چھو کر نوٹ کرتی سبین چونکی تھی۔ ہڑبڑا کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارے نام کا؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اس نے مسکرا کر اپنے نام کا مطلب بتایا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے تھے جو بڑے طویل ثابت ہوئے تھے۔ ایڈم نے اس کے ہاتھ نہ چھوڑے تھے اور خود وہ چھڑوا نہ سکی تھی۔ میں اس ٹھنڈی ہوا کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہتا ہوں سبین۔ ایڈم نے وہ بات کہہ دی تھی جس کا فیصلہ وہ کل رات کر چکا تھا۔ جیفرسن نے بھی اس کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ سبین ہر لحاظ سے تمہاری بیوی بننے کے لیے موزوں ہے بیٹی۔ تم بالکل بھی دیر مت کرو۔ گرینڈ فادر سے آگے بڑھ کر سوچو۔ زبردستی حاصل کی گئی چیز ملکیت تو ہو سکتی ہے لیکن محبت ہرگز نہیں۔ تم اس سے شادی کر لو۔ شادی کیے بنا ویسے بھی تم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ پہلے سمجھاتے ہوئے اور آخر میں جیفرسن نے شوخی سے کہا تھا، اگر اسے چاہتے ہو تو فوراً پروپوز کر دو۔ اور آج ایڈم نے ایسا ہی کیا تھا۔ سبین کو پروپوز کر دیا تھا، جسے سن کر سبین شاکڈ سی ایڈم کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ بے اختیار ہی سبین نے اپنے ہاتھ ایڈم کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروائے تھے۔ مجھ سے شادی کرو گی سبین؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سبین کے پیروں تلے سے سارا محل نما گھر نکل گیا تھا۔ یہ کیا بات کہتی تھی ایڈم نے؟ وہ تو ایڈم کو ایک جوان درویش سمجھے ہوئے تھی، ایک معزز آدمی۔ ایک ناگوار سا تاثر سبین کے چہرے پر آ کر گزرا تھا۔ کیا تمہیں میری بات بری لگی؟ اب کہ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ سبین کا سارا منفی اثر زائل ہو گیا۔ نہ میں سر ہلاتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ مغربی معاشرے میں یہ سوال کچھ ایسا عجیب نہیں تھا۔ اسے اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کی اور میران کی شادی تو ابھی سب سے چھپی ہوئی تھی۔ اگر ایڈم نے اس کے لیے ایسے جذبات بنا لیے تھے تو وہ اتنا قصوروار نہیں تھا۔ وہ جس قدر چاہے عاجز انسان تھا لیکن وہ ایک مرد تھا۔ دنیا کے باقی مردوں کی طرح اسے بھی گھر بسانے کا پورا حق تھا۔ سر ایڈم، وہ وضاحت آمیز جواب دینا چاہتی تھی جب ایڈم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کتنی بار کہوں مجھے سر مت کہا کرو۔ اب کی بار سبین نے بڑی مشکل سے ایڈم کی اس حرکت کو برداشت کیا تھا۔ ایڈم، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ایڈم کی آنکھوں میں وہ رنگ آیا جس سے سبین ایک لمحے کے لیے ڈر گئی تھی۔ اسے اپنے انکار پر ایڈم کا کچھ اور ہی روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا مطلب ہے اس کی کوئی وجہ؟ کیا کوئی اور ہے؟ اب کہ وہ پیار سے پوچھ رہا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں۔ سبین نے مسکرا کر بڑے آرام سے ایڈم کے پاس دھماکہ کیا تھا، اور یہ دھماکہ ہیروشیما ناگاساکی سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ کیا؟ لیکن وہ حیران کیسے نہ ہوتا۔ لیکن یہ کہ یہ شادی چھپی ہوئی تھی، کسی کے علم میں نہیں تھی، لیکن اب نہیں، کیونکہ اب ویسے بھی ہم 2 سے 3 ہونے جا رہے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر اس بات کا اضافہ کیا تھا۔ وہ بات جو وہ سب سے پہلے میران کو بتانا چاہتی تھی، مجبوری میں اسے ایڈم کو بتانی پڑ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر قدرت کی بھرپور فیاضی والے مناظر چلنے لگے تھے۔ سبز رنگ کاہی میں بدلنے لگا تھا۔ چونے کا وہ بت جو ابھی ادھورا تھا، جیسے ایک ہلکی سی ٹھوکر سے ہی گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ سفید بادل اٹھا تھا جس نے ایڈم کی آنکھوں کو سرخ کر دیا تھا۔ اوہ، پھر تو مبارک ہو۔ یہ ایڈم ہی جانتا تھا کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلے تھے۔ سبین نے ہاتھ صاف کیے تھے اور پھر مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ ایڈم نے سبین کے جانے کے فوراً بعد غصے سے بیل بجائی تھی۔ جیمز کمرے میں کسی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ جی سر۔ جیفرسن کو بلاؤ، جلدی۔ پیٹرسن غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سر جیفرسن، جلدی گھر آئیں۔ سر پیٹرسن آپ کو فوراً بلا رہے ہیں، جیمز نے فون پر جیفرسن سے کہا تھا۔ پیغام سن کر جیفرسن ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور آج میں تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے وہ ونڈو کے پاس کھڑی ہو کے ریکارڈنگ کرتی رہی تاکہ بارش کی جو خوبصورت آواز ہے وہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائے، اور آج بیک گراؤنڈ ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا کسی کو شور لگے گا اور کسی کو اچھا لگے گا۔ بارش کی آواز جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے کھڑکی سے۔ امید ہے آپ لوگ اتنے سے شور شرابے کو آج کے دن کے لیے تو لازمی برداشت کر لیں گے۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔